नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम। मैं हूं आपका दोस्त और आपका ही होस्ट संजय मंगनानी। लाया हूं गंगा न्यूज की शानदार प्रस्तुति, एक और अनोखी, अनूठी, अद्भुत, अनसुनी, अनदेखी और अनछुई कहानी। आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों की ऐसी यादगार सीरीज जिसे आप सुनेंगे तो उम्र भर तक भूल ना पाएंगे। दिलो दिमाग से ना मिटेगी उसकी निशानियां। इस सीरीज का नाम है अनसुनी कहानियां। दोस्तों, हर दिलों में कुछ राज होते हैं और हर राज में छुपे कुछ जज्बात होते हैं। कुछ जज्बात होते हैं मानव कल्याण के, समाज सेवा के, और कुछ बड़े ही खूंखार, खौफनाक और खतरनाक होते हैं। ऐसे ही कुछ जज्बातों से मिली जुली पटी हुई है आज की कहानी, जो कि है हिंदुस्तान की औद्योगिक राजधानी मुंबई से। वही मुंबई जिसे पहले बंबई कहा जाता था। कहते हैं कि हिंदुस्तान में जिस भी इंसान को मुंबई में दाल रोटी नहीं मिलती है, या तो उसका नसीब खराब है या तो उसकी नीयत खराब है। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान जो कुछ भी करता है उसके पीछे उसका कोई ना कोई मोटिव तो जरूर रहता है। हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें अच्छी नौकरी करनी है, अच्छे पैसे कमाने हैं। हमारी माँ, बहन, बेटियां घर में काम करती हैं, खाना बनाती हैं, घर के काम भी करती है, बाहर के काम भी करती है, क्योंकि उनको घर परिवार दोनों को संभालना है और उन्हें अपने घर परिवार से प्यार भी है। हम नौकरी करते हैं क्योंकि जीवन में पैसा बहुत जरूरी है और हर एक काम के पीछे कोई ना कोई मोटिव, कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मन में किसी भी काम को करने से पहले कोई उद्देश्य नहीं होता। वे जो भी काम करते हैं उस समय विशेष पर तो करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनसे ये पूछ लो कि भाई इसके पीछे आपका मोटिव क्या था, तो यही कहेंगे मन की खुशी, या फिर टाइम पास, या बस यूं ही कर दिया, कुछ नहीं सोचा। लेकिन क्या कभी किसी इंसान को, किसी गरीब, बेसहारा, निर्दोष इंसान को मारने में, उसकी जान लेने में कोई खुशी हासिल होगी जिससे उसकी कोई निजी दुश्मनी भी नहीं है? उसको मारने में कैसी खुशी? और वो इंसान इतना अमीर भी नहीं है कि वो उसे 1000 रुपए भी दे सके, 100 रुपए भी दे सके। उसे जान से मारते हुए उसे कुछ हासिल भी नहीं होगा, फिर भी उसको मार दिया उसने। या फिर किसी मासूम से दूध मुहे बच्चे की जान लेते हुए किसी इंसान की रूह नहीं कांपी होगी, किसी इंसान की रूह नहीं कांपी होगी। अजीब सा लगता है, लेकिन यही होता है। लेकिन यही उस जल्लाद, बेरहम राक्षस की आज की कहानी का मूल भाव है, जो कि आज की कहानी का मुख्य पात्र भी है। और ये बदनसीबी ही कही जाएगी कि वो इंसान हिंदुस्तान का रहने वाला था। और हिंदुस्तान क्या, वो हिंदुस्तान की औद्योगिक राजधानी मुंबई का रहने वाला था। इसका नाम था रमन राघव, जिसपे कुछ मूवीज भी बन चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी शुरू होती है झुग्गी झोपड़ियों में सोने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब तबके के परिवारों के कत्ल से। वह इतना गरीब है जिसके पास कोई बैंक अकाउंट तक नहीं होता है। वो गरीब जिसके पास सोने या चांदी के कोई आभूषण भी नहीं होते हैं। उन गरीबों से आज की कहानी शुरू होती है। साथियों, 1960 और 65 के दशक में मुंबई का एक अपना ही अलग अलहदा रुआब था। उस वक्त देश भर के कोने कोने से लोग रोजगार के लिए यहाँ आते थे। वजह ऐसी थी कि हर तरह के लोगों को, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे वो शरीर से थोड़ा सा कमजोर भी हो, उन्हें काम मिल जाता था, पैसे कमा लेते थे। हालांकि
जिन लोगों के पास किराए पे रहने की व्यवस्था नहीं होती थी वो फुटपाथ को ही अपना आशियाना बना लेते थे। लेकिन 1960 का दशक मुंबई के फुटपाथ पर सोने वाले गरीब मजदूरों के लिए काल साबित हुआ। मुंबई में फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की हत्याओं की खबरों ने सभी को सन्न कर दिया था, हिला के रख दिया था। पुलिस भी अनजान थी कि आखिर कौन है जो रात के अंधेरे में बेसहारों को अपना शिकार बना रहा है। ये वाकया है सन 1965 और 66 का, जब मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, आज की तरह फ्लैट्स भी नहीं थे। 90% मुंबई झुग्गी झोपड़ियों, खोलियों और स्लम एरिया से भरी पड़ी। एक ऐसी जगह मुंबई जो कि रात में कभी सोती नहीं है। 24 घंटे चलने वाली मुंबई आज इन हत्याओं से सन्न थी। इन हत्याओं का खौफ ऐसा हो गया था कि सूरज ढलते ही हर कोई इंसान अपने घर आ जाना चाहता था। गुप्त सन्नाटा होता था। दहशत का ऐसा खौफ था कि 70-80 साल के मुंबई के रहने वाले किसी भी बुजुर्ग से आप आज की तारीख में भी पूछोगे ना तो उसकी रूह कांप जाएगी। वो उन वाकयात को बताते हुए डरने लगेगा, कांपने लगेगा। कैसे इस हत्यारे ने फुटपाथ पर सोए, झुग्गी झोपड़ियों में सोए बुजुर्ग, महिला, पुरुष, युवा और यहाँ तक कि बच्चों को भी अपना शिकार बनाया। साथियों, मुंबई में जुलाई महीने में बारिश शुरू हो जाती। बात थी जुलाई 1968 की। बरसात की एक रात पुलिस को एक खबर मिलती है। वो खबर उसके पास ठाणे का एक खबरी पहुंचाता है। वो बोलता है कि झोपड़ी में सोने वाले एक गरीब की लाश मिली जो कि पूरी तरीके से लहूलुहान है। उसके सर पर किसी भारी और नुकीली चीज से वार किया है। पुलिस इसमें किसी जाति दुश्मनी के हैंडल से भी कातिल की तलाश कर रही थी और किसी चोर लुटेरे ने लूटने के उद्देश्य से कत्ल किया, ये भी एक एंगल था। लेकिन पुलिस को बाद में एहसास हुआ कि वो आदमी तो बहुत ही गरीब है, तो किसी चोर लुटेरे का तो ये कारनामा है नहीं। लेकिन झोपड़ी के बाहर लाश मिली थी। अंदर माँ और बच्चा यानी कि उसकी पत्नी और उसका बच्चा सो रहा था। उससे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी को नहीं देखा, बस पति के चिल्लाने की आवाज आई। हम बाहर निकले तो ये लहूलुहान थे। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है साहब। अब गरीब किसी से क्या दुश्मनी करेगा साहब। पत्नी रोते हुए बोलती है। पुलिस को किसी भारी नुकीली चीज से वार होने के सबूत तो मिले थे। पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी पुलिस सबूतों को इकट्ठा कर ही रही थी कि तफ्तीश और छानबीन के कदम आगे बढ़ा ही रही थी कि उसी रात पुलिस को पता चलता है कि बोईसर इलाके में, जो कि मलाड से कुछ थोड़ी दूरी पे था, बोईसर इलाके में एक और झोपड़ी में किसी गरीब का कत्ल हो गया है। उसके ऊपर भी किसी नुकीली और भारी चीज से हमला किया गया था। पुलिस को ऐसा लगा कि उसी एक रात में 2 कत्ल हुए। दोनों गरीबों के थे जो कि झोपड़ी में रहने वाले थे। दोनों मर्डर को करने का तरीका भी एक जैसा था। उनसे कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर होगा, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। और जैसा कि गरीब तबके के लोगों के साथ होता है, कोई उनकी टेंशन नहीं लेता है, तो पुलिस ने भी ऐसे ही एक FIR दर्ज कर ली और अपने डेली रूटीन में लग गई। लेकिन पुलिस किसी कातिल को ढूंढने में इतनी गंभीरता नहीं दिखा रही थी। तो कुछ दिन के बाद मलाड के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास एक झुग्गी झोपड़ी में 3 हत्याएं एक साथ हो जाती है साथियों, और तीनों एक ही परिवार के थे। एक महिला, एक बच्चा और एक पुरुष। ये छोटा सा परिवार और उनकी भी सारी चोटों के निशान। खून से लथपथ तीनों डेड बॉडीज चीख चीख कर चिल्ला रही थी
कि इन 3 और उन 2 कत्ल यानी इन 5 कत्लों को करने वाला इंसान कोई एक ही है। पुलिस को भी यकीन हो चला था कि कोई तो है, गरीबों का दुश्मन, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का दुश्मन। लेकिन पुलिस एक गुत्थी अभी तक सुलझा ही नहीं पाती थी कि गरीब को मारने से किसी को मिलेगा क्या आखिर। कोई अंग बेचने वाला हत्यारा भी नहीं है कि गरीब को मार के किडनी निकाल ली, दिल निकाल लिया। ऐसी कोई घटना होती नहीं थी। बड़ी रहस्यमयी तरीके से ये घटनाएं हो रही थी और यहाँ पर भी लूटने के उद्देश्य से कत्ल किया गया है। पुलिस को इस बात का कोई सुराग नहीं मिलता भी तो कैसे, गरीब थे, उनको लूट के भी कोई क्या लूटेगा। मगर यहाँ पर कातिल की तलाश करने के लिए कुछ सबूत जरूर मिल गए, जिनमें मुख्य था खून से लथपथ एक लोहे की मोटी सरिया जो कि नुकीली भी थी और कुछ मुड़ी भी हुई थी आगे से और भारी भी थी, और साथ में एक छाता भी मिला था पुलिस को जो कि कातिल का ही था। पुलिस ने इन सबूतों को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजा ताकि वहां से कातिल की फिंगरप्रिंट्स मिल सके। लेकिन जुलाई का महीना था और जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया कि जुलाई अगस्त में मुंबई में बारिश का सीजन आ जाता है और इसी बारिश के सीजन के चलते सबूतों के भीगने के कारण इन सबूतों से फिंगरप्रिंट्स मिट गए थे। लेकिन 7-8 दिन में 5 कत्ल हो गए थे। इन हत्याओं से हर गरीब बेसहारा झुग्गी झोपड़ी में सोने वाला मन में दहशत को पाल कर जी रहा था, क्योंकि हर कत्ल करने का तरीका भी एक जैसा था और कातिल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था, बहुत दूर था। पुलिस को इसमें कोई निजी और जाति दुश्मनी का भी एंगल नहीं दिख रहा था। दहशत अपने चरम पे थी दोस्तों, लेकिन इस खौफ और दरिंदगी को और बढ़ाने के लिए कांदीवली हनुमान नगर में एक और कत्ल हो जाता है। इस कत्ल की वजह भी पता नहीं चलती, लेकिन कत्ल करने का तरीका बिल्कुल पहले जैसा था। किसी जाति दुश्मनी का इस बार भी कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस सख्ते में आ जाती है कि हथियार तो उसके पास है, यानी कि पुलिस के पास है, फिर भी उस कातिल ने कत्ल कर दिया। इसका मतलब यह है कि उसके कुछ और भी साथी हैं या फिर उसके पास कुछ और भी ये नुकीली भारी सरिया है। अब तो लोग यही समझने लगे थे कि कोई दैवीय आपदा भी हो सकती है, या कोई मायावी कातिल, या कि कोई बुरी आत्मा जो अपने नुकीले नाखूनों से पापी आत्माओं पर वार कर रही है, या फिर कोई जादूगर भी हो सकता है जो कि कत्ल करने के बाद किसी बिल्ली, चूहे, तोते या कबूतर या उल्लू का रूप धर लेता है। या फिर अक्सर अमीरों का कत्ल किया जाता है, लेकिन उनके पास पैसा होता है पैसा लूटने के लिए, लेकिन इन गरीबों का कत्ल करने वाला कोई अमीर ही होगा, ये भी पुलिस के मन में बात चल रही। या फिर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो सकता है। कुछ दिन के बाद कांदीवली हनुमान नगर में रात के समय एक गरीब स्कूल टीचर को फिर से उसी तरीके से मारा जाता है। उसके सर पर किसी नुकीली भारी मुड़ी हुई सरिया से हमला होता है। कत्ल होते जा रहे थे। लोगों के मन में दहशत बढ़ती जा रही थी। पुलिस की तरफ से कोशिश हो रही थी, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि कातिल को पकड़ा जा सके। लेकिन कोई किसी तरीके का सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस भी ढूंढते हार चुकी थी। हत्याएं तो अब हर दूसरे रोज होने लगी थी। पुलिस नाकामयाब हो चुकी थी। मुंबई में जहां तहां गरीब तबके के लोग ज्यादा रहते थे, उन्होंने शाम होने से पहले ही घर में आना शुरू कर दिया था और घर की खिड़की दरवाजे तक शाम होते ही बंद कर देते थे। कोई चौखट पर भी नहीं सोता था, कोई बरामदे तक में नहीं सोता था। पुलिस को एक के बाद एक असफलता ही मिल रही थी, लेकिन जब पुलिस कमिश्नर E.S. मोदक पर प्रेशर बढ़ने लगा तो उन्होंने ये केस CID को सौंप दिया और CID ने रमाकांत कुलकर्णी नाम के एक होनहार CID ऑफिसर के हाथ में एक केस दे दिया।
रमाकांत कुलकर्णी। उन्होंने सबसे पहले तो उन इलाकों को चिन्हित किया जहां पर ये वारदातें हुई थी। दूसरा, उन इलाकों को चिन्हित किया जहां पर गरीब तबके के लोग ज्यादा रहते हैं। लगभग 200 पुलिस वालों की 15 टीमें बनाई गई, यानी कि 3000 से ज्यादा पुलिस वाले इस सीरियल किलर को ढूंढने में लग चुके थे। रात के 9 बजे के बाद उनकी टीम एक्टिव हो जाती थी। इतनी कोशिशों के बावजूद भी सीरियल किलर का कोई पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन उस दौरान कत्ल की कोई हरकत भी नहीं हुई। हर तरफ यह खबर फैल चुकी थी कि एक राष्ट्रीय न्यूज है ये, यानी कि सीरियल किलर जो कि रात को 12 बजे के बाद अपने नुकीले हथियार से गरीब लोगों की हत्या करता है। लेकिन अभी तक न सिर्फ पुलिस वाले बल्कि आम लोग भी इस कार्य में लग चुके थे, यानी कि अपनी गली मोहल्ले के बाहर पुरुष डंडे लेकर, लाठियां लेकर उसकी तलाश में निकल जाया करते थे, उस सीरियल किलर की तलाश में। आप लोग कह सकते हैं कि पूरा का पूरा महाराष्ट्र, जिसमें 2500 से 3000 पुलिस वाले थे, लेकिन लाखों मोहल्ले वाले थे जो कि रात में अपने घरों की सुरक्षा के लिए टुकड़ी टुकड़ी बनाकर, लाठी डंडे लेकर इस सीरियल किलर रमन राघव की तलाश किया करते थे। लेकिन उस दौरान कुछ अप्रिय घटनाएं भी हो जाती थी, जैसे कि किसी गरीब भिखारी को ये लोग पीट दिया करते थे और उनको लाठी डंडों से बचाने के लिए पुलिस को बीच बचाव करना पड़ता था, आना पड़ता था। निर्दोष लोग पिट जाया करते थे, लेकिन असली कातिल, अभी असली मुजरिम पुलिस की और लोगों की गिरफ्त से दूर था, बहुत दूर था। इसी दौरान पुलिस को एक पुख्ता सुराग मिला। विनायक राव वकाटकर इसी महकमे में एक पुलिस वाले थे। वो सीआईडी ऑफिसर कुलकर्णी के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि इसी तरह कुछ घटनाएं कुछ साल पहले भी हुई थी, मुंबई में ही हुई थी, 1965 और 66 के बीच में हुई थी। और उस जमाने में भी एक सीरियल किलर था जो कि इसी तरीके से कत्ल करता जा रहा था और उसके पास से भी इसी तरीके के धारदार हथियार से कत्ल करने के सबूत मिले थे। वही नुकीला हथियार उसके पास भी हुआ करता था और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के नजदीक, यानी कि विक्रोली जोगेश्वरी लिंक रोड के नजदीक गरीबों की झोपड़ी झुग्गियों में रात में सोते लोगों पर वो शिकार करता था। उस दौरान उसने हमला किया था कुछ एक 20 से 25 लोगों पर और 8 से 10 लोग अपनी जान से हाथ धोते। अब सीआईडी ऑफिसर कुलकर्णी को 3 चीजें कॉमन दिखी, पहले की 65-66 और अभी की 68 की हत्याओं में, कि सभी हत्याओं में पहला तो ये था कि कातिल के मारने का तरीका एक था और वो सीरियल किलर किसी नुकीली चीज से वार करता था। दूसरी बात कि वो भी गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों पर वार करता था, उनको अपना शिकार बनाता था। और तीसरी कि वो रात को 12 बजे के बाद अपने कत्ल को अंजाम देता था। तभी इंस्पेक्टर, यानी कि ये वकाटकर जो इंस्पेक्टर थे, वो मुलुंड पुलिस स्टेशन में कार्यरत थे। तब तो मुलुंड पुलिस ने अपनी मेहनत मशक्कत के बाद उस कातिल को पकड़ भी लिया था। वो कातिल तब इतना शातिर नहीं था और रात के अंधेरे में अकेले ही एक दिन चला जा रहा था। इन्हीं वकाटकर ने, पुलिस वाले जो वकाटकर थे मुलुंड पुलिस वाले, उन्होंने ही उनको पकड़ा था। क्या हुआ, एक बार एक रात को वो चले जा रहे थे अपने कातिल भाई साहब, इनको शक हुआ, उन्होंने पूछा कि कौन है, क्योंकि उसकी चाल से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई शराबी है। पुलिस को शक हुआ तो इंस्पेक्टर वकाटकर ने उसकी तलाशी ली, उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया, रमन राघव। तलाशी में कुछ पैसे और एक डायरी मिली जिसमें 2 शब्द लिखे थे, खत्म और खल्लास। अब वकाटकर को यकीन हो चला यही वो कातिल है जो हर रात कत्ल करता है और वो उसको पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। सख्ती से पूछताछ के बाद इसने खुद बताया कि मेरे कई नाम हैं, मैं कई जगह अलग अलग नामों से घूमता रहता हूँ। मेरा जन्म तमिलनाडु के नेल्लूर गांव में हुआ था और 1929 को हुआ था मेरा जन्म। और उसके बाद मैंने अपने कई नाम रखे, जैसे अन्ना, सिंधी दलवाई, दम्बी और भी कई नाम। बचपन में मैं अपने गांव से भागकर शहर शहर घूमते घूमते मुंबई आ गया, जहां मुझे बचपन में ही चोरी की आदत पड़ी। मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था तो
मैंने एक मिल वाले को अपनी बातों के जाल में फंसाया और मिल में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ पर भी मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उन्होंने मुझे निकाला। उसके बाद उन्होंने मुझे भाई कला जेल में भेज 5 साल की कैद हुई थी मुझे। सब बातें रमन राघव ने खुद अपनी जुबान से स्वीकार की थी। सीआईडी ऑफिसर को इंस्पेक्टर वकाटकर आगे बताते हैं कि जब मैंने उससे और सख्ती से पूछा कि वो सारे कत्ल तुमने ही किए हैं तो वो कुछ नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन अपने केस को मजबूत बनाने के लिए कोई गवाह तो था नहीं मेरे पास, कम से कम कत्ल का कारण तो होना चाहिए था। लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो मैं क्या करता? मैंने 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल किया, बहुत मारा, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। तो सबूतों की कमी के कारण मैंने उसे मुंबई से 2 सालों के लिए तड़ीपार कर दिया। लेकिन इस शर्त से तड़ीपार किया कि वो कहीं भी मुंबई में दिखता है तो उसको फिर से पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। इन 2 सालों में वो मुंबई में नहीं आ सकता है। उस दौरान जब वो तड़ीपार हुआ था सर, तो हत्याओं का सिलसिला भी रुक गया था। लेकिन 2 सालों के बाद लगता है वो फिर से वापस आया। सीआईडी ऑफिसर कुलकर्णी बहुत ही खरी खोटी सुनाते वकाटकर को कि तुमने एक कातिल को उसके इकबाल जुर्म के बाद भी छोड़ दिया, दूसरे शहर भेज दिया कि वो वहां जाकर कुछ और लोगों को मारे। How irresponsible you are। वकाटकर बोलते हैं सॉरी सर, माफी मांगते हैं। लेकिन अब सीआईडी ऑफिसर कुलकर्णी को वकाटकर की बातों से इतना तो पता चल गया था कि ये कत्ल रमन राघव ने ही किया। कातिल का पता तो चल चुका था लेकिन सबूत नहीं थे। तो उन्होंने मुलुंड पुलिस स्टेशन से सारे सबूत जानकारियां जुटाई, जिनमें फोटोज भी थे, फिंगरप्रिंट्स भी थे और रमन राघव की कद काठी की तमाम जानकारियां, उनकी आंखों के रंग कितना लंबा था, कैसा दिखता था, सब कुछ मंगवा दिया। अब सबके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उसे पकड़ना भी बाकी था, जेल के सलाखों के पीछे डालना भी बाकी था। इसीलिए इंस्पेक्टर कुलकर्णी ने रमन की फोटो को हर जगह चस्पा करा दिया। गली चौराहों हर एक जगह रमन राघव की फोटो लगी हुई, लेकिन अभी भी उसे पकड़ा नहीं जा सका। लेकिन इसी बीच 26 अगस्त 1968 की रात चिंचोली इलाका, जो कि मलाड के आजू बाजू में स्थित था, वहां पे इसने 2 और लोगों का मर्डर किया, जिनका नाम था दुलार यादव और लालचंद यादव। महाराष्ट्र पुलिस वहां पर पहुंचती है और साथ में क्राइम ब्रांच सीआईडी ऑफिसर भी वहां पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर कुलकर्णी वह पुलिस को कुछ फिंगरप्रिंट्स की ओर इशारा करती है। बाद में इन फिंगरप्रिंट्स को मैच किया जाता है रमन राघव के फिंगरप्रिंट्स और ये मैच हो। अब पुलिस के पास एक सबूत भी था रमन राघव के खिलाफ और इन सब हत्याओं के पीछे रमन राघव का ही हाथ है, ये पुलिस को पता चल चुका। फोटो हर जगह चस्पा थी, हर गली मोहल्ले के बाहर हाथों में लाठी डंडे लेकर लोग अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तैनात थे। कुछ समय तक फिर से हत्याओं का सिलसिला रुक चुका था, लेकिन पुलिस ने अपनी तफ्तीश दोगुनी बढ़ा दी। मुंबई में एक इलाका है कांदीवली का पोईसर इलाका, वहां पर मंजुला बाई नाम की एक औरत पुलिस के पास पहुंचती है थाने में। वो बताती है कि चौराहे पे उसने फोटो देखकर उस आदमी को पहचान लिया था, उस आदमी यानी कि रमन राघव। तो पुलिस ने पूछा कि तुमने उसका नाम पूछा? तो उसने बताया हाँ, वो खुद को अन्ना बता रहा था और मुझसे कुएं का पता पूछ रहा था। मैंने उसे बता दिया। इतना सुनते ही पुलिस की टीम बहुत खुश हुई। उनको तो जैसे मन मांगी मुरादें मिल चुकी थी। हजारों पुलिस ऑफिसर इलाके के आसपास फैल गए। पूरा का पूरा इलाका पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था, क्योंकि उसको पता था कि रमन राघव जल्द ही कोई दूसरा कत्ल करेगा। लेकिन इस रात कोई कत्ल नहीं। पुलिस ने मंजुला बाई से आगे पूछताछ की तो पता चला कि वो अपना नाम अन्ना तो बता रहा था, लेकिन वो कहाँ रहता है ये मंजुला बाई को पता नहीं था। मंजुला बाई बोलती कि मैंने उसे पहली बार देखा था, मैं उसे नहीं जानती थी। इंसानियत के नाते मैंने उसे बस कुएं का पता बता दिया था। पुलिस ने फिर पूछा कि उसके पास कोई
हथियार था? मंजुला बाई बोलती है कि नहीं, कोई हथियार तो नहीं था उसके पास। पुलिस पूछती है उसका पहनावा कैसा था? तो मंजुला बाई बोलती है कि उसके हाथ में एक छतरी थी, ब्राउन कलर के शर्ट पहनी थी, खाकी रंग की हाफ पैंट पहनी थी और जूते थे। उसके पहनावे की खबर पूरे इलाके में हर एक पुलिस स्टेशन में पहुंच चुकी थी। किसी भी हालात में उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए गए थे। दिन रात सुबह शाम फिर से हजारों पुलिस वाले इलाके की तफ्तीश कर रहे थे, लेकिन भिंडी बाजार के पास पुलिस को इसी तरीके के पहनावे और हुलिये का आदमी मिल जाता है, जिसने भी नीली रंग की टी-शर्ट, ब्राउन कलर के जूते पहने हुए थे और खाकी रंग की हाफ पैंट पहनी थी। हाथ में उसके छतरी भी थी। उसके कपड़ों पर खून के छींटे भी लगे हुए थे। और वो पकड़ में आते हैं इंस्पेक्टर एलेक्स प्यालो। जब उसके पास इंस्पेक्टर जाते हैं, उसका नाम पूछते हैं, तो वो पुलिस से खौफ भी नहीं खा रहा था। बिना किसी डर और हिचक के अपना नाम बता देता है, सिंधी दलवाई। और सारे पुलिस वाले अब तक ये जान ही चुके थे कि इसका एक नाम सिंधी दलवाई भी है। तब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंस्पेक्टर एलेक्स प्यालो उसे गिरफ्तार करने के बाद उसकी तलाशी लेते हैं। उसके पास कुछ संदिग्ध सामान मिलता है, जैसे कि एक कागज था जिसमें खत्म और खल्लास लिखा हुआ था। उसमें कुछ नंबर भी लिखे हुए थे। साथ में खाने पीने का सामान जैसे दाल, चावल, साबुन, चाय की पत्ती, चश्मे और अगरबत्ती और धूप बत्ती भी। 2 जोड़ी कपड़े भी थे, जैसे कि वो हर रोज अपना घर बदलता है, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। उसका घर उसी के बैग में था, उसी के साथ। उसके बाद पूरी मुंबई, पूरी महाराष्ट्र पुलिस की बाँछें खिल जाती। इस रमन राघव को पकड़ा गया। क्राइम ब्रांच और डीसीपी कुलकर्णी एक और वारदात को, एक और मुजरिम को पकड़ चुके हैं। उसके बाद ये मलाड चिंचोली की कत्ल वाली जगह से जो फिंगरप्रिंट मिले थे, उससे रमन राघव की फिंगरप्रिंट्स का मिलान किया और रिकॉर्ड्स मिले खून के निशान से रमन राघव की उंगलियों के निशान मैच। और 27 अगस्त 1968 को पूरी मुंबई में एक अखबार में न्यूज छप जाती है कि रमन राघव पकड़ा गया। बहुत ही खुशी की खबर थी। वो कातिल, वो हत्यारा आज पकड़ा गया। सब लोग जश्न मना रहे थे और एलेक्स प्यालो को इनाम भी दिया जाता है। पुलिस उससे कुछ और सुराग जानना चाहती थी। मसलन उसने सारे कत्ल किए क्यों? क्या उन सबसे इसकी कोई जाति, कोई निजी दुश्मनी थी? ये मन में क्या सोच के उनका कत्ल करता था, या उनके कुछ और साथी तो नहीं? रमन राघव चुपचाप तो कुछ नहीं बोल रहा था। पुलिस ने बहुत मारा, 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ नहीं बोला। हर पुलिस वाला अपने अपने तरीके से पूछताछ कर रहा था, उस पर अपने हाथ भी साफ कर रहा था, लेकिन वो था कि कुछ बोलता ही नहीं था। वो अपना इकबाल जुर्म कर ही नहीं रहा था। 3 दिन बीत चुके थे। उसे कोर्ट में ले जाने की तैयारी हुई। कोर्ट में ले जाने से पहले आखिरी बार एक पुलिस वाला पूछता, तुम जुर्म कबूल करने का क्या है? बिना एक सेकंड गवाए वो बोलता है, 3 दिन में पहली बार बोलता है, मुर्गी। और उसके लिए एक होटल से चिकन करी मिली। वो झटपट चिकन पूरा का पूरा खा गया। उसे चिकन बहुत अच्छा लगता था। पुलिस ने बोला, अब बताओ। लेकिन फिर एक बार वो चुप हो जाता है। अब की बार पुलिस जान चुकी थी कि उसका मुंह कैसे खुलवाया जाता है। फिर से उसी पुलिस वाले ने पूछा, अब और क्या चाहिए तुम्हें? फिर से मुर्गी। एक बार फिर से उसके लिए चिकन लॉलीपॉप मंगवाई जाती है। फिर पुलिस वाले ने पूछा, अब पेट भर गया, अब क्या चाहिए तुम्हें, और क्या चाहिए? बोलता है कि मुझे नारियल का तेल चाहिए, मुझे एक कंघी चाहिए, मुझे एक शीशा चाहिए जिसमें मुझे खुद को देखना है, और अपने बाल संभालना। पुलिस वालों की तो हंसी छूट जाती, लेकिन उन्होंने इन सारी चीजों का इंतजाम भी कर दिया। अब पुलिस वाले पूछते हैं, अब क्या मिठाई खिलाऊं तुमको? तो रमन बोलता है, नहीं, एक वेश्या को बुलवाओ, मैं उसके साथ सोऊंगा। लेकिन इस बार पुलिस उसकी मांग को नाजायज मांगते हुए इनकार कर देती है। तो वो घंटों अपने बालों में, अपने पूरे शरीर में तेल लगा रहा था, मल रहा था, और अपना चेहरा आईने में देखता जा रहा था, बाल संवार रहा था अपने, और खुद को
आईने में निहारने में व्यस्त मस्त था। पुलिस ने बोला अब तो बता दे भाई। उसने आईने में देखकर थोड़ा सा और फिर पलट के बोलता है हाँ ये सारे कत्ल, लेकिन सारी गलती इंस्पेक्टर फकाटकर की। जब उसने मुझे पहली बार पकड़ा और मुझसे अपना इकबाल जुर्म भी करवा दिया तो उन्हें उसी समय मुझे पुलिस स्टेशन में जेल में बंद कर देना चाहिए। इसलिए ये मेरी नहीं उनकी गलती। उन्होंने मुझे मुंबई से तड़ी पार किया। वो पुलिस वाले क्या तुम्हारी नजर में एक कातिल को जेल में बंद करके सजा देने के लिए काफी नहीं था क्या? कम से कम मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए, यानी कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए जेल में जाने को तैयार था। वो बोलता है कि गलती उसकी थी, उसने मुझे कानून के हवाले न करते हुए छोड़ दिया और मुंबई से तड़ी पार कर दिया। जैसे कि मैं मुंबई के लोगों को ना मार सकूं, मुंबई के बाहर लोगों को मारने के लिए मैं आजाद हूं। तो ठीक है, मैंने वैसा ही किया। मैं पुणे चला गया। वापस मैं तलेगांव में अपना चोरी चकारी का बचपन का धंधा शुरू कर चुका था। वहां पर पुलिस मेरी तलाश कर रही थी चोरी चकारी के मामले में। और क्या करता, मेरे पास खाने के लिए कुछ था नहीं, कोई काम मैं कर नहीं सकता था, पढ़ाई लिखाई मैंने की नहीं थी, कुछ मुझे आता नहीं था करना। तो यहाँ पर भी मैंने कई लूट चोरी चकारी की वारदातें की। लेकिन एक दिन फिर से एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया और अटगांव जेल भेज दिया। वहाँ पे मुझे 1.5 साल की कैद मिली। वहाँ पर मैं जमानत पर छूट, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ अदालत में कोई पुख्ता सबूत नहीं पेश कर पाई थी। इसी दौरान मैंने मुंबई सेंट्रल रेलवे के ट्रैक पर सोने वाले करीब 2 दर्जन लोगों पर भी हमला किया था और मैं मौके से भाग जाया करता। उसके बाद 1968 की मई को मैं मुंबई के कर्जत इलाके में गया और जुलाई में मैं कांदीवली तक आ चुका। चोरी करके दाल रोटी निकल रही थी, लेकिन जुलाई में बारिश शुरू हो गई। मुझे सोना था। एक झोपड़ी में सोने के लिए गया मैं, लेकिन इस झोपड़ी वाले ने मुझे मार मार कर निकाल दिया। मुझे गुस्सा आ गया, मुझे उसे मारना था। मेरे पास हथियार नहीं था और हथियार की तलाश में मुझे कहीं से एक मोटरसाइकिल का हैंडल मिल गया। मेरे नज़र में वो बहुत ही खूबसूरत और एक लोहार के पास जाकर मैंने उसे नुकीला बनवा दिया और आगे से थोड़ा सा मुड़वा दिया। वहां से उस लोहे की राड को सीधा किया, नुकीला करवाया, मुड़वाया और अगली रात में उसी झोपड़ी में गया। वही आदमी वहीं पर सो रहा था, मुझे अंदर जाने नहीं देता था, इसीलिए मैंने उसको मार दिया। उसके बाद उसी रात मैं मलाड उतरा लोकल ट्रेन से और वहां पर मुझे एक और झोपड़ी, उसके बाहर भी एक आदमी रात में सो रहा। मुझे पता था ये मुझे अंदर जाने नहीं देगा, सोने नहीं देगा। तो पहले तो मैंने उसे अपने नुकीले हथियार से मारा। उसके बाद अंदर गया, मैंने उसकी घड़ी उठाई, उसकी टॉर्च उठाई और उसके पास से कुछ खाने का सामान था वो खाया। मुझे भूख लगी। उसके पास से कुछ मुझे 250 रुपए मिल चुके। फिर कुछ दिन बाद एक रात को फिर बारिश शुरू हो गई। मुझे फिर से सोना था। फिर से मुझे आरे के जंगलों में एक झोपड़ी दिखी। उसमें एक औरत दिखी मुझे जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। मैं उसके साथ सोना चाहता था, लेकिन वो चिल्लाने लगी। तो मैं क्या करता, लोग मुझे पकड़ देते, इसलिए मैंने उस औरत को भी मार दिया। और फिर उसको मारने के बाद उसका बच्चा चिल्लाने लगा, तो मैंने उसको भी मार दिया। क्या करता, लोग मुझे पकड़ लेते, फिर उस औरत पर पानी डालकर उसका खून धोया और फिर उसी रात उसके साथ संभोग किया। रात में 3-4 बार उसके साथ में बिस्तर पर सोया। अभी बारिश रात में होगी तो मैं सोऊंगा कहाँ। इसके कुछ दिन बाद मैं झोपड़ी में गया तो देखा कि पति पत्नी सो रहे हैं और पत्नी के गले में सोने का मंगलसूत्र था। मैं चुपके से अंदर घुसा, लेकिन उसके पति की नींद थी। चोर 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 चिल्लाने लगा। मैंने उसे मार दिया। फिर उस औरत को उसको नहीं मारना चाहता था, फिर उसका मंगलसूत्र मुझे चाहिए था, उसने नहीं दिया। मैंने अपना नुकीला हथियार उठाया, उसके सर पे दे मारा, छीन लिया उसका मंगलसूत्र, उसके कपड़े उतारे और फिर उसकी मौत के बाद उसके साथ सोया। उसके बनाए सब्जी दाल चावल खाए और फिर उस पागल औरत के मंगलसूत्र को मैंने बेचा तो वो नकली निकला। लंबी कदकाठी, कम पढ़ा लिखा और बेहद जिद्दी इंसान रमन राघव
ऐसे ही कई कहानियां जिसमें उसने बारिश की रात को सोने के लिए, चोरी करने के लिए 42 कत्ल किए। ये सारी हकीकत खुद उसने अपनी जुबान से बताई। रमन राघव ने सबसे शर्मनाक और इंसानियत को तार तार करने वाला अपराध तब किया जब उसने अपनी ही बहन का रेप कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और इसका रिकॉर्ड भी पुलिस के पास मौजूद है। अपने गुनाह कबूल करने के बाद बोलता है कि मुझे तो अभी इतना ही याद है, इतने ही कत्ल याद है, बाकी मुझे नींद आ रही है। अभी तो हो सकता है कुछ इससे ज़्यादा हत्याएं भी मैंने की हों जिनकी गिनती मुझे याद है। पुलिस फिर पूछती है, क्यों मारा तुमने उन सबको? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उनसे? तो रमन बोलता है, सारे गंदे लोग थे, भगवान ने खुद मुझे कहा था उनको मारने के लिए। उस औरत के साथ मैं सोना चाहता था, नहीं सोने दिया, मार दिया। किसी का मंगलसूत्र चाहता था, नहीं लेने दिया, मार दिया। कोई मुझे अपनी झोपड़ी में सोने नहीं देता था, मार दिया। भूख लगती थी, पैसे नहीं थे, पैसे नहीं देता था, कोई मार दिया। यानी सब अनाप शनाप सन की बातें उसने। पुलिस ने पूछा, तुम्हारा हथियार कहाँ है? हथियार कहाँ है तुम्हारा? तो रमन राघव की निशानदेही आरे रोड के जंगलों में एक झाड़ी में उसने खुद के अपने 4 से 5 लोहे की रॉड वाले हथियार छिपा रखे जो कि नुकीले थे। उसी लोहार से उसने उन सारे लोहे की छड़ों को नुकीला बना दिया था। उसके दोस्त माइकल के पास भी उसका एक हथियार था। जोगेश्वरी के उस लोहार के पास भी पुलिस पहुंचती है जहां से वो लोहे के सरिया को हथियार के रूप में तब्दील करवाता है। उसे भी पकड़ा जाता है, उसका भी बयान लिया जाता है। पकड़े जाने के बाद करीब 10 महीने के बाद रमन राघव की कार्यवाही मुकदमे की शुरू होती है। समझ में नहीं आता कि इन सीरियल किलर्स का केस लड़ने के लिए भी इतने बड़े बड़े वकील कहां से जाते हैं। रमन राघव का वकील कहता है कि इतने क्रूर हत्यारे को फांसी नहीं दी जानी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए फांसी, क्योंकि ये तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। यही हिंदुस्तान का कानून है। वकील कहता है कि उसे पता ही नहीं था वह कत्ल कर क्यों रहा है। कत्ल करने के पीछे कोई मोटिव नहीं था, कारण नहीं था, निजी दुश्मनी नहीं थी। वो तो मन से चाहता भी नहीं था किसी का कत्ल करना। कत्ल करना नहीं चाहता, लेकिन किया। अदालत ने डॉक्टर के पास भेजा रमन राघव, दिमागी चेकअप। 3-4 हफ्तों तक दिमागी चेकअप चला, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक है, इसकी हरकतें बिल्कुल ठीक लोगों जैसी है। इसके बाद जज ने रमन राघव को मौत की सजा सुनाई। हाई कोर्ट में केस पहुंच जाता है। पता नहीं कौन था ये जो उस कातिल का पैरोकार बनकर इस केस को हाई कोर्ट तक लेके चला गया था। फिर से वही दलील दी गई, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, हालत ठीक नहीं। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के जो डॉक्टर्स होते, साइकियाट्रिस्ट, इस बार पुलिस उसके पास भेजती, उनसे पूछा जाता है। तो वो 2 महीने की पूछताछ के बाद उसकी हर एक एक्टिविटी को कॉपी करने के बाद ये पता लगाते हैं कि उसे क्रॉनिक पैरानाइड शिज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी है। इसमें इंसान ये नहीं जान पाता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और क्या गलत है, क्या सही है। 4 अगस्त 1987 को रिपोर्ट पेश की गई अदालत में, जहां से पुणे की येरवड़ा जेल में उम्र भर तक उम्र कैद के लिए भेज दिया गया रमन राघव, जहां पर 1995 में ससुर हॉस्पिटल में रमन राघव की मौत हो जाती क्योंकि उसकी किडनी फेल हो गई। लेकिन आज के समय में बहुत से लोगों के मन में साइको किलर के नाम से कुख्यात रमन राघव को लेकर यादें अभी भी धुंधली होगी, या फिर कईयों को इस बारे में पता भी ना हो। लेकिन 60 के दशक में दोस्तों, 60 के दशक में यह शख्स गरीबों के लिए किसी यमराज से कम नहीं था। बता दें कि सीरियल किलर पर पहले भी एक शॉर्ट फिल्म बन चुकी जिसमें रघुवीर यादव लीड रोल में थे। रमन राघव ना तो कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन था और ना ही किसी गैंग का सरगना या फिर कोई डकैत। असल में वो एक मनोरोगी था, मन का रोगी, जिसके सिर पर खून सवार था। इसीलिए उसने इतने सारे
दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कहानियों की श्रृंखला जिसमें हम सीरियल किलर्स के बारे में आपको बताते हैं आपको पसंद आई होगी। रमन राघव के बारे में आज आपने सुना। अगली स्टोरी में फिर से किसी खासम खास किरदार के बारे में बात होगी। तब तक के लिए मुझे गंगा न्यूज़ की शानदार पेशकश को पेश करने वाले संजय मंगनानी को दीजिए इजाजत। शुक्रिया।